हेलो जी, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? एक्चुअली लाइट नहीं है इसलिए वीडियो ऑफ कर रखी है मैंने। अभी जैसी लाइट आ जाएगी मैं ऑन कर लूंगी। अभी फोन से कनेक्ट किए है नेट। तो अभी वैसे थोड़ी देर पहले भी गई थी, फिर आ गई थी लाइट। और अभी नहीं आई है अभी तक। आवाज आ रही है मेरी? मैं अच्छी हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप तो मुझे बताएं। सभी तो आ गई? आ रही है। ओके, वीडियो ऑफ की है जानबूझकर क्योंकि लाइट नहीं है। और आप जो देखोगे फिर मैं अंधेरे में अच्छी नहीं दिखूंगी। ओके। आ रही है ना, वॉइस तो आ रही है। ओके। तो अभी आपको आज ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। नेट सही चल रहा है? कोई दिक्कत? अभी आज ऐसे गुजारा नहीं करना पड़ेगा, अभी लाइट आ जाएगी, थोड़ी देर के लिए गई होगी। ठीक है, तो आ जाएगी, टेंशन मत लो। मेरा कोर्स 10 अक्टूबर को फिनिश हो रहा है। अच्छा, ये तो फिर तो आपको लेना पड़ेगा मधु फिर से, क्योंकि अभी तो रिवीजन हमारी स्टार्ट होनी है। अभी तो मेन काम बाकी है ना? दिसंबर तक तो आपको पढ़ना ही है ना? ओके। वैसे भी कोर्स ज्वाइन करके आपको फायदा ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ये अपना कोड मत बताया करो भाई, ये तो बड़ी गलत बात है। हाँ, 60% डिस्काउंट। ये लड़का ना नई नई बातें। मैम, कोर्स के लिए सरोज 10 यूज करना है क्या? अच्छा, मधु ने ये पूछा और आपने ये जवाब दिया। वेरी गुड। ये बहुत अच्छे हैं तुम, मेरे दुश्मन जान के। एक ईयर दोनों पेपर। चलो देख लेना, जैसे भी करना है। आप पढ़ो बस, ठीक है? कोड कोई भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन है क्लास में? अंकिता, ममता, अंशिका, अंजलि, अंकिता, मधु, आरती, नेहा, एस एस, सुशीला। ओके। ओ थैंक गॉड, लाइट आ गई। बच्चों का फायदा हो जाने दो। तो बोल तो दिया कि पढ़ो। कोड की कोई दिक्कत नहीं, कोड जो मर्जी यूज करो। मैं आपके फायदे के लिए यहाँ बैठी हूँ, ठीक है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सबको कोड बता बता के क्या ही बोलूं। चलो कोई ना, चुप रहना ही बेहतर है। ओके, तो लाइट आ गई है, आपको मैं दिख रही होंगी फाइनली। वीडियो आ गई, हाँ। हाँ, मैंने अभी वीडियो ऑन कर दी है क्योंकि मैंने ऑफ करी थी, वो लाइट चली गई थी इस वजह से। अभी नेट वाईफाई अभी एकदम से नहीं चलेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा, 1 मिनट। क्यों? अब तो मैंने बोलना बंद कर दिया है, अब आप क्यों नहीं बोलेंगे? हम्म। जब मैंने बंद कर दिया तब तो आपको बोलना ही चाहिए। क्यों? ओके मधु, आप ज्वाइन कर लेना कोर्स, ठीक है? मतलब अभी तो रिवीजन शुरू होनी है, मेन काम तो अभी रहता है, इस वजह से मैं कह रही हूँ आपको। और अगर आपको 2 साल का मिल रहा है तब तो और भी अच्छी बात है। ठेका जो ले रखा है।
पेपर के बारे में सोच सोच कर परेशानी हो रही है। मेरा सोचो, मेरा पेपर है 16 तारीख को। मुझे भी परेशानी हो रही है बहुत। कोई ना, आप डरो मत, आपका पेपर तो अभी दिसंबर में है ना। ओके, तो कुछ चीजें आपके लिए करवाने का सोच रही थी मैं, बट लाइट चली गई थी, तो उस वजह से मैं नोट्स ही नहीं पढ़ पाई। मेरा ट्रांसलेटर वाला एसएससी। नोट्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको दूं कैसे ये। अभी इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं ये फोटोज खींचूं। ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको, लिख लो। दिख रहा है? चलो देखते हैं नोट्स का भी कुछ क्या करना है। नहीं दिखा? कोई बात नहीं। एक्चुअली इसकी फोटो खींच के फिर पीडीएफ बनानी पड़ेगी, बहुत लंबा सा काम हो जाएगा मेरे लिए, है ना। पर कुछ तो करना पड़ेगा भाई आपके लिए। ट्रिक्स भी लिख रखी हैं काफी मैंने, लेकिन ये रिवीजन के टाइम में निकालूंगी, अभी रहने देती हूँ, है ना। आपकी राइटिंग दिखा बहुत अच्छी है। अच्छा, टेलीग्राम पर डाल देना। हाँ, तो टेलीग्राम पे डालने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा बेटा, कोई ना, देख लूंगी मैं तुमको। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ जी, वही मैं बोल रही हूँ कि पिक क्लिक करने के लिए भी तो टाइम लगता है ना, कि ऐसे बिना टाइम से तो नहीं हो पाएगी वो भी। बताओ, कुछ करो, हमारा तो करने के लिए तो बैठी हूँ मैं यहाँ पर भाई। क्या समझते हो मुझको आप? हम्म, कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, बेकार हूँ, नकारा हूँ। चलो स्टार्ट करें, बहुत हुई बातें, स्टार्ट करते हैं ना। कब रहना अच्छा कब रहना चाहता हूँ कि चुप रहना चाहती, ये बताओ पहले आप। रह नहीं पाता हूँ तो किसने बोला है भाई? बोलो, आपका अधिकार है। गुस्सा भी नहीं रह पाता, ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका तो कोई इलाज भी नहीं है ना। हमने ये आवारा मसीहा वाला सारा पढ़ लिया था क्या सुबह? यही पढ़ना है ना? क्या भूलूं, क्या याद करूं? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, हम निकम्मे बच्चे हैं। अच्छा। हड़प्पा सिविलाइजेशन। हाँ, सही है, अंकिता ने सही पकड़ा है, वैसे सही पकड़े हो अंकिता। वैसे तो मुझे हड़प मेरी राइटिंग को हड़प्पा कह दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैंने कुछ करना ही नहीं है। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। चलो सभी यहाँ पे आ जाओ, फोकस। रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, जन्म इनका 1907। 1907 में किसका जन्म था, और जल्दी बताओ। जन्म इनका 27 नवंबर, सॉरी क्या है ये, अच्छा ठीक है, 27 नवंबर 1907 ईस्वी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। मैं गुस्सा रह नहीं पाता हूं, पर मैं गुस्सा भी पहले का हूं, ये तो डबल स्टेटमेंट नहीं हो गई? हाँ, डबल स्टेटमेंट क्यों देते हो भाई?
18 जनवरी 2003 को इनका निधन हुआ था। महादेवी वर्मा, महादेवी प्लस हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, 1907। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? 4 खंडों में प्रकाशित है। पहले का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आपके सिलेबस में है। 1969 में है ये। नीड़ का निर्माण फिर से, मतलब नीड़ का निर्माण फिर होगा ये 1970। बसेरे से दूर 1978। दश द्वार से सोपान तक 1985। गुस्सा नहीं, हड़प्पा से भी पहले का हूं ये बोला। अच्छा, ओके ओके ओके। इससे पहले कौन सा युग था? कौन से युग में थे आप पहले? क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब कि कैसे इसको याद रखोगे आप? KNBD, KNBD, SS युग, KNBD। KNBD भी ठीक है। चलो, आपकी ट्रिक यहाँ लिख दी मैंने। ठीक है। क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक। ठीक है, ये भी लिख लेना साथ में, याद रहेगा। सारा के सारा ये सारी याद रखनी पड़ेगी इस तरह से ट्रिक के साथ। और इसका समय भी हो सकता है आपको पूछ ले तो 69 फर्स्ट है, सेकंड 70 है, फिर 78, फिर 85। ठीक है, इसमें जो लास्ट वाला है उसमें थोड़ा सा ज्यादा गैप है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा है। ठीक है। क्या भूलूं कि क्या याद करूं मैं, बच्चन जी आरंभिक जीवन के संघर्ष का, बच्चन जी के आरंभिक जीवन का संघर्ष है इसमें, संघर्ष का वर्णन। यह हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा तथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। इस आत्मकथा में संस्मरण, यात्रावृत्त, कविता आदि अनेक विचार और शैलियां गुंफित हैं। इसमें तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी से भी लोगों का एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण प्राप्त होता है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथाओं को एक स्मृति यात्रा यज्ञ माना है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा की प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। गुड इवनिंग। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, रजनी की सुनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसी दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। इसके लिए बच्चन जी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए कौन सा सम्मान मिला इनको? सरस्वती सम्मान। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसे हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी सहसा बेबाकी साहस और सद्भावना से कह दिया है। 1000 वर्षों के इतिहास की पहली घटना, मतलब बहुत बड़ी बात है कि 1000 वर्षों के इतिहास में ये पहली घटना है कि इन्होंने सब कुछ अपने बारे में बहुत साहस से बताया। कौन कह रहा था कि इन्होंने अपने बारे में, कोई किसी ने क्लास में कहा था ना कि इन्होंने अपने बारे में सब कुछ ही कह दिया, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पूरे इतिहास का, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार जब से हमने बैच शुरू किया है कहा था टेक्स्ट पढ़ना है। अब आपने, जिसने पढ़ लिया है वो फायदे में रहेगा। ठीक है, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। जिसने सुन लिया होगा, बात को मान लिया होगा, उसका उसका फायदा है। और जिसने नहीं माना है, नहीं सुना है, मतलब सुन भी लिया और इग्नोर कर दिया, उसका खुद का घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो जितने भी टेक्स्ट हैं अभी भी, अभी तो खैर बहुत कम समय है। अब इस समय में आप क्या क्या करोगे ये आप डिसाइड कर लो। अच्छा, अंकिता ने सब पढ़ लिया, वेरी गुड।
क्योंकि टेक्स्ट से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ लिया है आपका फायदा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, कुछ भी आप रात दिन एक करके कर सकते हो। टेस्ट नहीं बोला बेटा, टेक्स्ट बोला है। जैसे कि आत्मकथा, जीवनियां, जैसे कि ये वाली आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन का, है ना, ऐसे टाइप में पूछ रही हूँ मैं। थोड़ा रहता है, चलो जो थोड़ा रहता है उसको तो आप कंप्लीट कर सकते हो, बट जिसने शुरुआत ही नहीं की उसका क्या होगा, मैं वो सोच रही हूँ। जिसका थोड़ा रहता है वो तो कर ही लेगा, है ना, सारा कर लेगा। ये बोली मैम ने बिंदास लाइन। तेरा घाटा। अच्छा, कविता पढ़ रही है, कविता भी पढ़नी है, हाँ। ओके गुड। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की राय में ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। मेरा क्या होगा, राम जाने। क्यों, आप क्यों नहीं जानते? राम क्यों जाने, राम के पास फालतू टाइम है कोई? आपको अपना नहीं पता है तो ये बताओ मुझे। आप उधरी रमणिका गुप्ता, 2015, ये एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रमणिका गुप्ता का जन्म जो है वो 1930 में हुआ था और 2019 में इनकी मृत्यु। मूल नाम इनका रमना है। 22 अप्रैल 1930 में सुनाम पंजाब में इनका जन्म हुआ और 2019 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। ये जो आप हुदरी है, इसका प्रकाशन हुआ है 2015 में, ठीक है। ये अच्छा है बेटा, बहुत बहाने बनाओ, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता बहाने बनाओ, है ना। इसका प्रथम भाग आदेश है, जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। आप हुदरी पंजाबी भाषा का शब्द है। आप हुदरी में लेखिका पर फ्रायडवाद का प्रभाव है। आप हुदरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता का पहला प्रेम बलराम नाम के एक व्यक्ति के साथ था। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद लेखिका का पूजा पाठ कर्म कांडों पर से विश्वास कम होने लगा था। इस पुस्तक में लेखिका ने पंजाब की एक कुड़ीमार नामक कुप्रथा का वर्णन किया है। ये ध्यान रखना कि किस चीज का इसमें वर्णन है। तो पंजाब में कुड़ीमार नामक कुप्रथा, अभी मैं इस कुप्रथा के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन आपको पता करके कल बता दूंगी, है ना, कि ऐसा क्या, कौन सी प्रथा थी ये। किसी पंजाबी से बात करनी पड़ेगी शाम को। ओके। हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, ये हमने पढ़ लिया था, कहानी भी पढ़ ली थी। क्या? इतने अफेयर है कि याद करके थक जाते हैं? अच्छा, अफेयर भी याद करने पड़ते हैं? ओ भाई, तब तो गए काम से। जामुन भी खा लिए थे ना सुबह हमने। तो आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, 1908 से 1974। इस रचना में भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का अद्वितीय प्रयास है। इस पुस्तक की प्रस्तावना नेहरू द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है, भूमिका किसने लिखी है, किसका अफेयर है? रमणिका गुप्ता का। यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है जिसके लिए दिनकर जी को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1959 में कब मिला था इनको साहित्य अकादमी? 1959 में मिला था। और किस रचना के लिए मिला ये भी आपको याद रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय का समय 1956 है। दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। देखो, महादेवी और बच्चन को हमने पीछे देखा था,
ठीक है, 1907 में, और दिनकर है यहाँ 1908 में। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना, मतलब याद करते चलो धीरे धीरे। जिसने लिस्ट बना ली है वो अच्छे अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं, जिसने नहीं बनाई है वो भी ट्रैक पे आने की कोशिश करें। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी संस्कृति हिंदुओं की बुनियादी संस्कृति बनी। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंता धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दशा की ओर ले गए। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। उनके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नव जीवन की शुरुआत की। मैंने सोचा मेरे लिए बोला है, मैं तो इसमें एबीसी भी नहीं जानता। अच्छा, 4 प्रकरण है इसमें। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण है, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण है, तृतीय अध्याय में 12 और चौथे अध्याय में 17 प्रकरण है। कुल मिलाकर कितने प्रकरण है इसमें? 39। ठीक है, प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन। इस अध्याय में भी 3 प्रकरण है। अंकिता, आपने नोट्स बनाए हैं साथ में टेक्स्ट पढ़ते हुए? भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, और तीसरा है आर्य और आर्येतर संस्कृति का मिलन। आर्य और आर्येतर मतलब कि आर्यों से इतर यानी कि दूसरी संस्कृति है ना। द्वितीय अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह है इसमें, और इस अध्याय में 7 प्रकरण है और इनके नाम है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तृतीय अध्याय में क्या है जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है, वेरी गुड। ओके, आपको कुछ नहीं बताती, ये तो बड़ी गलत बात है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, तृतीय अध्याय में कुल 12 प्रकरण हैं। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। देखो इसमें से मैं कुछ नहीं बोल सकती कि क्या पूछेगा, है ना, क्योंकि पहले तो टेक्स्ट नहीं पूछते थे, तो अब टेक्स्ट पूछा जाने लगा है, तो इस वजह से आपको हर चीज याद रखनी पड़ेगी, है ना। गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी। अच्छा, ये मैंने एक दिन भी डायलॉग सुना था। ये मतलब ऐसा क्यों कहते हैं? चीनी और गुड़ में क्या फर्क है? वैसे गुड़ तो ज्यादा अच्छा नहीं होता चीनी से, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? मैम का होगा पहले गाइस, बट क्या भाई। अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा का प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। गुरु से ज्यादा आगे चेला तो मैं समझ गई, पर गुड़ और चीनी वाला नहीं समझा मैंने, मतलब कि गुरु बताता है कि चेला गुरु को बताता है आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए, उल्टी। अच्छा, मैंने सोचा आप भी मीनिंग बता रहे हो इसका, कहावत का। ये गुड़ चीनी वाली कहावत मैंने अभी सुनी रिसेंटली ना, तभी मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों। अच्छा, गुड़ से ज्यादा मीठी होती है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो गुड़ ज्यादा मीठा लगता है, और बल्कि प्योर भी होता है, चीनी तो प्योर भी नहीं होती है। फिर क्यों कहते हैं ऐसा? ओके, भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये चौथा अध्याय है। चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है, और
आपको कम से कम टोटल संख्या याद रहनी चाहिए, और प्रकरणों के नाम एक दो बार लिख लोगे, लिख लिख के आप याद कर लोगे तो फिर याद रह जाएगा, है ना। 10 मिनट से आ रही। क्यों? अच्छा, कहाँ जा रहे हो? गुड़ से ज्यादा चीनी की मांग। अच्छा, मांग हो सकती है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नव उत्थान, ब्रह्मा समाज, महाराष्ट्र में नव उत्थान, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज। धर्म की जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण, भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग, विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और मुस्लिम नवोत्सव, सर मोहम्मद इकबाल, और 17वां है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। गजानन माधव मुक्ति बोध, एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन 1964। गजानन माधव मुक्ति बोध 1917 इनका जन्म है। देखो, ऐसे करके आपको याद रखने हैं जन्म, ठीक है। अब देखो, बच्चन और महादेवी मैंने बताया ना 1907, तो उनके 10 साल के बाद आपको मुक्ति बोध को याद रख लेना है। 1917। अरे भाई, छोड़ दो इसको, अभी देख लेंगे बाद में। आई मीन सर्च कर लूंगी मैं। प्रथम संस्करण 1964, द्वितीय संस्करण 2000 में। ध्यान रखेंगे, पहला संस्करण 64 में था, दूसरा 2000 में। यहाँ ध्यान दो, अभी सब ये गुड़ चीनी वाला टॉपिक को बंद करो। विधा, कथात्मक निबंध संग्रह, ये फैंटेसी, मनोविश्लेषण, तर्क आदि विविध शैली में रचित है। एक साहित्य की डायरी में संकलित 13 निबंध है। ये पूछा जाता है कि कितने निबंध है इसमें संकलित, ठीक है। तो 13 निबंध है इसमें, और मुक्तिबोध का जन्म 1917 है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्षण। ये 1958 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक लंबी कविता का अंत। ये देखो, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जितने भी निबंध हैं इसमें, ये सारे आपको एक जगह नोट करने हैं, और कब ये कौन सी पत्रिका में छपे हैं ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक लंबी कविता का अंत, ये सितंबर 1957 में नवलेखन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र लेखक हैं, लेखक की पत्नी है, और शरद जोशी हैं, और अक्षय कुमार हैं, ठीक है। अक्षय कुमार भी है इसमें पात्र। तो आगे चलते हैं। डबरे पर सूरज का बिंब। डबरे पर सूरज का बिंब सितंबर 1957 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये निबंध। और पात्र हैं इसके लेखक और वह। हाशिए पर कुछ नोट्स। अगस्त, इसको इनको आपको डिटेल में भी पढ़ना होता है ना, अगर अंकिता ने पढ़ा है तो पढ़ लिया होगा सारा। अगस्त 1957 में वसुधा में प्रकाशित। पात्र है लेखक और लेखक का मित्र। पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, अप्रैल 1957 में वसुधा में प्रकाशित है। लेखक और लेखक का मित्र इसके पात्र हैं। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, ये जनवरी 1958 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पात्र इसके लेखक हैं, मित्र और मित्र की पत्नी है, ठीक है। नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2, इसमें दो भाग हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा सबके सब निबंधों को, ठीक है। तो नए की जन्म कुंडली 1 जून 1957 में वसुधा में प्रकाशित। पात्र लेखक, एक बुद्धिमान व्यक्ति और लेखक का मित्र। नए की जन्म कुंडली 2 में दो कब प्रकाशित हुआ? 1957 में ही, वसुधा पत्रिका में ही। और इसमें पात्र जो है वो लेखक हैं और लेखक का मित्र है। उसके बाद है वीरकर, नवंबर 1957 में वसुधा में ही प्रकाशित हुआ है, और पात्र इसमें वीरकर और लेखक। विशिष्ट और अद्वितीय, ये अक्टूबर 19
1958 में वसुधा में प्रकाशित है। पात्र मुक्तिबोध, डिप्टी डायरेक्टर लड़का और मुक्तिबोध की पत्नी। कटुयान और काव्य सत्य 11वां जो इसमें है संकलित, वो है अक्टूबर 1957 में वसुधा में प्रकाशित हुआ और पात्र है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का मित्र इंदिरा और कृष्ण मुरारी शुक्ल डॉक्टर। 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ठीक है, तो इसके भी दो भाग हैं। ये 1907 पहला वाला जो है वो 1957 में वसुधा में प्रकाशित है, ज्यादातर वसुधा में 1957 में प्रकाशित है, थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रख लेना, है ना। इसके जो पात्र हैं वो मुक्तिबोध है और यशराज है। 13वां जो है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ये अक्टूबर 1960 में वसुधा में प्रकाशित, पात्र मुक्तिबोध और यशराज। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात या जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भावना विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। अरे भाई, मैंने इस टॉपिक को बंद कर दिया है, छोड़ दो। क्या हो गया? एक साहित्य की डायरी के महत्वपूर्ण कथन। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, मुक्तिबोध। मन एक रहस्यमय लोक है, मुक्तिबोध का कथन है। सौंदर्य प्रतीति का संबंध सृजन प्रक्रिया से है, केशव। अनास्था आस्था की पुत्री है, एक लंबी कविता का अंत से है ये। ठीक है, मुक्तिबोध। अनास्था आस्था की पुत्री है, एक लंबी कविता का अंत। आलोचक साहित्य का दरोगा है, ये डबरे पर सूरज का बिंब से है, मुक्तिबोध का ही कथन। कुंठा शब्द फ्रायडवाद व मार्क्सवाद की संकर संतान है, ये भी मुक्तिबोध का कथन है। ठीक है, उसके बाद आ, इसके भी कुछ नोट्स थे मेरे पास, अगर मुझे अभी मिल जाते हैं तो मैं आपको साथ साथ में करवा देती हूँ। तब तक एक सवाल पूछ लेते जब तक मैं ढूंढती हूँ नोट्स। कोई सवाल पूछ लेती हूँ आपको, है ना। पूछ लो सवाल। नाइन्थ में पढ़ी है क्या चीज? क्या पढ़ाई नाइन्थ वालों को? क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं? जिससे चुप नहीं रहा जाता वो उंगली हटा के बोलेगा ना। गिरा नयन, नयन बिनु पानी। किसकी पंक्तियां बताओ? तिब्बत यात्रा। ओके, आप हिंदी भी पढ़ाते हो?
ओके, ये एक कथन है। दूसरा कथन ऊपर पूछती हूँ। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ये पहला है सवाल, ये दूसरा है सवाल, तीसरा यहां पूछती हूँ। ऑप्शन भी देना पड़ेगा। मैं अभी हिंदी ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, चेंज कर दिया सब्जेक्ट। देखो, ये जो मैं पूछ रही हूँ ना, पंक्तियां इंपॉर्टेंट है और आई हुई हैं कई कई बार, ठीक है? तो इनको हल्के में मत लेना। दिख रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन के बिना नहीं बताओगे क्या? ठीक है, सूर तुलसी जयसी। सब बंद कर दिया, ओके। सूर तुलसी जयसी। अब सारे क्वेश्चंस के लिए चार ऑप्शन दे रही हूं। सूर, तुलसी, जायसी, और चौथा है विजय देव नारायण शाही। चलो, तब तक मैं नोट्स ढूंढती हूँ, मेरे को इनका जवाब चाहिए। 4 का जवाब किसी ने नहीं दिया। अच्छा, 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। क्या कहा? तुलसी जयसी सूरदास। अच्छा जी। तुक्के मार रहे हो कि कुछ पता अता पता भी है? हम्म। एक और क्वेश्चन पूछना था बट यहाँ जगह नहीं है अब। मेरे को नोट्स मिल नहीं रहे, मैंने शाम को ही कहीं देखे थे वो, बट अब कहाँ मैंने लिख दिया वो समझ नहीं आ रहा। क्यों सारे गलत होंगे? एक जवाब तो सही देख लिया था मैंने आपका, बाकी पता नहीं।
अच्छा, नहीं मिल रहा है मुझे। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आपको फटाफट इनका आंसर बताऊं और देखते हैं आपने क्या किया है। तीसरे प्रश्न का आंसर किसने सही बताया, ये मुझे देखना है, बाकी तो ठीक है। जिसने तीसरे का आंसर सही बताया है ना, उसको मैं समझ जाऊंगी कि वो पढ़ता है। ठीक है, अभी मैं चेक करती हूँ पहले। ओके, एसएस ने पहला कमेंट जो किया है, दो जायसी, दूसरा जायसी है, सही जवाब है। ठीक है, तीसरा सूरदास है, बिल्कुल गलत। पहला सूरदास है। तुलसी, जायसी, सूरदास, यानी कि दूसरे वाला तो सबने सही दिया है ना। एक का दो, ठीक है, एक का दो भी मान लेते हैं आपका, ठीक है। ओके, और अंजलि, तीन का चार, अंशिका, एक तुलसी, तीन का चार, तीन का तीन, दो का तीन। ओके, तो तीन का चार जिसने कहा है, उनका सबका जवाब सही है और अंजलि के सारे जवाब सही है। ठीक है, तो ये वाला जो है, अगर मान लो मैंने इसमें कबीर ऑप्शन दे दिया होता, फिर आप क्या करते? एक ऑप्शन मैंने कबीर दे दिया होता तो सब इसमें, इस वाले में कबीर पे ही जाते ना। बताओ, सभी कबीर कबीर ही करते। क्योंकि कबीर के साथ ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। चलो, अभी मैंने इसको मिटा दिया है। अब आते हैं हम, पहले इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ पढ़ा करके, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाद में करवाती हूँ। गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही तो पता चल गया ना आपको। राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत तिब्बत यात्रा 1937। रचनाकार राहुल सांकृत्यायन, इनका जन्म 1893, इनका जन्म याद रखना है 1893, 9 अप्रैल 1893, और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राहुल सांकृत्यायन साधु, बौद्ध भिक्षु, यायावर, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, नाटककार और कथाकार थे। ये जुझारू स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता, जन जन के प्रिय थे। उनके अनन्य मित्र भदंत आनंद कौशल्यायन के शब्दों में, उन्होंने जब जो कुछ सोचा, जब जो कुछ माना वही लिखा, निर्भय होकर लिखा। ध्यान रखेंगे कि ये कथन किसका कथन है और किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। ओके, देखो, गलत हो गया, डरना नहीं है, आपको सही पता चल गया, सबसे बड़ी बात ये है। लिख लो, नोट नोट कर लो अपने पास, और जो नोट्स बनाते हैं उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, चिंतन के स्तर पर राहुल जी कभी भी ना किसी सांप्रदायिक विचार सरणी से बंधे रहे और ना ही संगठित सरणी से। वे साधु, ना चले जमात जाति के साधु पुरुष थे। राहुल जी ने धर्म, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, समाज, राजनीति, इतिहास, पुरातत्व, भाषा शास्त्र, संस्कृत ग्रंथों की टीका, अनुवाद और इसके साथ साथ रचनात्मक लेखन करके हिंदी को इतना कुछ दिया कि हम सदियों तक उस पर गर्व कर सकते हैं। उन्होंने जीवनी और संस्मरण भी लिखे और अपनी आत्मकथा भी। उन्होंने अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज और संग्रहण के लिए व्यापक भ्रमण किया। प्रकाशन संस्था छात्र हितकारी पुस्तक माला, दरागंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत, पृष्ठ संख्या 100। ठीक है, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, खंड याद रखना है बस आपको, पांचवा, मतलब कि सॉरी, पांच खंड है इसमें। पहला है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चाड़ की ओर, तीसरा है सक्या की ओर, और चौथा है जैनम की ओर, पांचवा है नेपाल की ओर। ठीक है, ये पांच के पांच खंड आपको पता होने चाहिए। प्रथम प्रश्न खंड लिखा है, प्रथम खंड
ल्हासा से उत्तर की ओर पया फेनबो, इसमें डेट दी हुई है, कहाँ चला गया रे। राहुल जी ने 30/7/1934 ईस्वी को पयाफेनबो से मित्र प्रिय आनंद जी को संबोधित करके लिखा है। ल्हासा में राहुल जी 2 माह 11 दिन रहे थे। इस यात्रा में उनके साथ 4 साथी दोस्त थे। ये मतलब इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की हैं और ज्यादातर ये तिब्बत में रहे हैं, ठीक है। तिब्बत में यात्रा की है इन्होंने ज्यादातर। ल्हासा का फोटोग्राफी श्री लक्ष्मी रतन और इंची मिंची सोनम गयल मच्छन पुण्यध्वज गेंदुन छोफेल धर्मसंगन लक्ष्मी रत्न जी को लोग नाती ला के नाम से जानते थे। ल्हासा के बाद पहला स्थान तब चीका आया था। सोनम गयरंज द्वारा बताए गए मुहूर्त के आधार पर राहुल जी ने 30 को 8:30 ल्हासा के उत्तर की ओर अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। नालंदा तिब्बत, तिब्बत में है ना नालंदा, तो ये बता रहे हैं पाया से 8:30 6 खच्चरों के साथ रवाना हुए। उनके स्तूपों में युक्त लड़थड़ बैलों का मैदान, लड़थड़ पा दोरजे जे सेट गे ब्रज सिंह द्वारा बिहार का निर्माण, मतलब इन्होंने ना उधर वाली लैंग्वेज को यूज किया हुआ है। लड़थड़ पा बड़ा विनायधर था, इससे जीवन में सिर्फ 3 बार हंसी आई थी। ओ माय गॉड, मैंने ये पढ़ा नहीं है, अंकिता ने पढ़ा है। कैसा लगा आपको इसको पढ़ के, तिब्बत यात्रा? अच्छा, आप सत्य प्रकाश ने भी बच्चों को पढ़ाई है तिब्बत यात्रा, कैसी थी? लक्ष्मी रत्न ल्हासा का फोटोग्राफर, लोग इसे नातीला के नाम से जानते थे। इंची मिंची राहुल जी का साथी, इसे आत्मरक्षा के लिए साथ लिया था। यह बंदूक चलाना जानता था, इंची मिंची, ठीक है। सोनम ग्याल मछन, ये खच्चरों का मालिक शाम, पूर्वी तिब्बत का निवासी था। गेंदोछो फेल संघ धर्मवर्धन, ये चित्रकार है, इतिहास और न्याय शास्त्र का जानकार भी है। 7 गोलियों वाली पिस्तौल और कारतूस की माला धारण किए हुए था। अच्छी है स्टोरी, भाषा अलग है। स्तूपों में, हाँ वो मेरे से गलती से स्पूत पढ़ लिया गया था, बट मैंने करेक्ट कर लिया था, सोना नहीं होगा आपने। शाक्य श्रीभद्र, कश्मीर के पंडित विक्रमशिला के अंतिम नायक। टेशी लामा भूट के प्रधान धर्माचार्य और पंडित गयाधर वैशाली के कायस्थ पंडित। सुमित प्रज्ञ राहुल सांकृत्यायन के स्वर्गीय मित्र। जोगमान पाटन यानी कि नेपाल का साहू, जिसने राहुल जी को रहने के लिए अपनी दुकान का ऊपरी भाग यानी कि कोठा दिया था। समलो गेशेटशी लहुन के सबसे बड़े पंडित, न्यायिक अवस्था 53 वर्ष, विद्यानुरागी। जेचुन शेख व्युड गनस शुल, बिहार को 1040 ईस्वी में उन्होंने स्थापित किया था। और इसमें 12वां है, इस मठ में तिब्बत का सबसे महान विद्वान व सतोन रिंचेन अबू शिष्य हुआ था। कोनगरियल, ये सक्य मठ के संस्थापक थे। और दलाई लामा 1933 में फेम्बो पधारे थे। लड़थड़पा ब्रज सिंह, लड़थड़पा नामक बिहार का निर्माता, लड़थड़ नामक बिहार का निर्माता। रोड सतोन शाक्य गरियल मच्छन, महान दार्शनिक थे। छुसिन शर खच्चरों का मालिक था। कोनचाग मंगोल भिक्षुक था। और प्रशांत चंद्र चौधरी, राहुल जी के लिए फोटोग्राफी के लिए कैमरा भेजा था इन्होंने। और टुनी छेनपो भूट भाषा के विद्वान थे। पुण्य वज्र चीनी लामा था। पहली बार में उतना समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके पात्र और खंड याद नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक चीज नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं। 9th क्लास की है मैंने स्टूडेंट्स को। अच्छा, पढ़ाई है आपने भी, ओके गुड। हाँ, अगर 9th क्लास में है तो उधर से ही पढ़ लो, है ना, वहां पे इजी भी होगी। ल्हासा, यहाँ राहुल जी दो, अच्छा ये तो पहले भी पढ़ लिया हमने। यहां से देखते हैं अब इसके प्रमुख तथ्य। राहुल जी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। निम्न काव्य पंक्तियों में उन्होंने प्रेरणा लेकर कहा है,
सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मतलब ये कथन है। राहुल जी का कहना था कि इन्होंने उन्होंने ज्ञान को सफर में नाव की तरह लिया है, बोझ की तरह नहीं। उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति ने कहा, घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। भाषा और साहित्य के संबंध में राहुल जी कहते हैं कि भाषा और साहित्य धारा के रूप में चलता है। फर्क इतना ही है कि नदी को हम देश की पृष्ठभूमि में देखते हैं, जबकि भाषा देश और भूमि दोनों की पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, सारे कथन इंपॉर्टेंट है। पढ़ा है, वो बिल्कुल अलग है, ऐसा क्यों? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अगे, ये लास्ट है और इसको कंप्लीट करके हम आगे चलेंगे। अरे आयावर रहेगा याद, 1953 इसका समय। रचनाकार इसके अज्ञे हैं और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म कब का है? 1911 का। आपको पता चल गया ना? 1907 में किसका है, 1917 में किसका है, 1911 में किसका है? ये हम सॉरी, ये हम आज ही देख चुके सारे, है ना? अब आप बता सकते हैं 17 में किसका, 11 में किसका, जल्दी से। अज्ञे द्वारा रचित अरे आयावर रहेगा याद का आरंभ परशुराम के लेख से होता है। इसमें अज्ञे की भारतीय यात्राओं का चित्रण है। इसमें अज्ञे ने ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से लेकर एलोरा की गुफाओं तक की यात्राओं का, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र से लेकर एलोरा की गुफाओं की यात्राओं का इसमें वर्णन है। एक बूंद सहसा उछली, आपने पहले एमए में भी पढ़ा होगा अगर आपके सिलेबस में था तो। यूरोपीय यात्राओं का चित्रण है इसमें। अरे आयावर रहेगा याद में 8 यात्रा वृत्तांतों का उल्लेख है, वो 8 के 8 आपको याद रहने चाहिए। इसमें पहला है परशुराम से तूरखम। एक टायर की राम कहानी है इसमें, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, और एलुरा, माजुली, बहता निर्मल पानी या बहता पानी निर्मल, सागर, सोवियत, मेघ मेघ, ये कन्याकुमारी से नंदा देवी। ये एक बार नहीं, इसको 2-4 बार मतलब पढ़ लेना, आपको रट जाएंगे, फिर याद हो जाएंगे, है ना? देवताओं का अंचल कुल्लू को कहा है, मौत की घाटी मनाली को। अच्छा, कुल्लू मनाली तो यही हमारे पहाड़ में है। 7 महादेवी वर्मा, अज्ञे 11 मेघा सिंह। ओके, गुड, वेरी गुड। कुल्लू और मनाली दोनों हिमाचल में ही है। तो देवताओं का अंचल क्या कहा आपने? कुल्लू को कहा है, और मौत की घाटी मनाली को। ओके, मतलब इसमें, ठीक है, एमए में थी। हाँ, एमए में थी, ये पढ़ ली होगी आपने। ओके, आगे चलते हैं। यह एक क्लासिक यात्रा संस्मरण है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार माने जाते हैं। राहुल के बाद अज्ञे है। मैंने आपको बताया था कि राहुल सांकृत्यायन और अज्ञे दोनों ही किस में माने जाते हैं? घुमक्कड़ प्रवृत्ति में माने जाते हैं, ठीक है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार के रूप में इनको पहचान मिली है। क्लास साफ नहीं है, 1 मिनट, मेरा फोन का नेट चल रहा था, लाइट चली गई थी ना, तो अभी वो कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, वेट कर लो, वेट, ब्लर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अभी। अभी ठीक है? अब बताओ। अब सही है, ओके। अभी ठीक है, यहां पर देखो सभी, फोकस। राहों के अन्वेषी के रूप में विख्यात अज्ञे अपने जीवन में देश विदेश की अनेक यात्राएं की हैं इन्होंने। राहों के अन्वेषी, ठीक है। राहों के अन्वेषी वैसे किसको कहा जाता है, आपको पता है? वे रमता राम की तरह सदा भ्रमण करते रहे, बहता पानी निर्मल शीर्षक वृतांत में अज्ञे लिखते हैं। यूं तो वास्तविक जीवन में भी काफी घूमा भटका हूं, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा है कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। अज्ञे स्वयं को ना तो नगर मानते हैं और ना ही ग्राम का, ना तो नगर का मानते हैं ना ग्राम का, और वे तो अपने को अटवी का मानते हैं। जिस प्रकार अटवी यानी जंगल के प्राणी विमुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, ठीक वैसे ही अज्ञे भी आजीवन भ्रमण करते रहे। अज्ञे ने बाह्य यात्राओं की तुलना में अधिक अंतर यात्राएं की हैं।
एक जगह पर अज्ञे ने लिखा भी है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं उनसे उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं। अज्ञे कहीं रुके नहीं। अज्ञे की मानता है कि देवता भी जहां रुके कि शिला हो गए, मतलब जहां रुके शिला हो गए, यानी कि क्या हो गए, वहीं पर स्थिर हो गए, पत्थर हो गए। और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है गति गति गति, मतलब अगर कि आपको प्राण चाहिए अपने जीवन में, अपनी देह में, तो क्या करना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। गति जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, चलते रहना जरूरी है, ठीक है। इसलिए यह यायावर हमेशा भटकता रहा, कभी भी अपने पैरों तले घास जमने नहीं दिया। ये चीजें आपको याद रखनी है, प्रयोगवादी कवि। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आ गया है, बस एंड भी हो गई आपकी अब, ये है ना। आप में से किसी की बुक आ गई? हाँ, किसी की आई है बुक। क्या किसी की आई, किसकी आई थी, मुझे किसी ने कहा था एक दिन। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, कल हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करने वाले? कल है संडे, कल आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, सुबह। सही है। कल हम उपन्यास पढ़ना शुरू करें कल की क्लास में सुबह। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करवाने हैं आपको, वो मैं बीच बीच में करवा दूंगी, या जैसा भी मुझे ठीक लगेगा। फिर फोटो खींच के पीडीएफ बना के हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगी, या फिर क्लास में करवा दूंगी। तो कल की क्लास में मुझे बताओ, कल की क्लास में क्या करना है? उपन्यास रहते हैं ना अभी हमारे, निबंध भी रहते हैं। उपन्यास या निबंधों में से कोई एक यूनिट हम कल के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कल आपकी जो क्लास है वो है सुबह 2 घंटे की, ठीक है। क्योंकि शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगी तो सुबह ही हम उसको कर लेंगे। ओके, चलो अभी आप जाओ, मुझे पेपर कॉपी चेक करनी है, तो कर लेना रात को, क्या करना है आपने। जैसा आप ठीक समझे, ओके। चलिए फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में। हम्म, जिसको जाना है वो चला जाए क्लास में। 100 कॉपी है। वाह, कितना मजा आता होगा। मुझे तो कॉपी भी कोई चेक नहीं करवाता भाई, है ना। होमवर्क ही नहीं करते जब। मुझे भी बड़ा शौक है कॉपी चेक करने का। ओके, कर लेना, ठीक है। जाओ आप अपनी क्लास में, जिसको जाना है। कल की क्लास के लिए पहले डिस्कशन कर लेते हैं, निबंध पढ़ना है या फिर उपन्यास। मैं भेज रहा हूँ। हाँ, भेज दो भेज दो। निबंध या फिर उपन्यास, दोनों में से एक चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। मतलब एक यूनिट स्टार्ट कर देते हैं। और क्योंकि जितना सिलेबस है हमारा, अगर हम उसको खत्म कर लेते हैं जल्दी से, तो कुछ नोट्स आपको मैं इधर से, मतलब नगेंद्र वाली बुक से, जैसे अलग अलग किताबों से करवा दूंगी। क्योंकि अब बुक्स पढ़ाने का तो टाइम नहीं है। तो मेन मेन पॉइंट्स जो है वो आपको अलग अलग बुक्स से मैं कलेक्ट करके आपको एक जगह पे दे दूंगी सारे। कल क्लास कितने बजे से है? मेघा, कल क्लास सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है ना, 7 से 9 आपकी क्लास होगी सुबह, ठीक है। सुबह की क्लास 7 से 9। हम्म, तो 7 से 9 आप आ जाना क्लास में। और कल की क्लास में फिर देखते हैं कि कौन सी यूनिट स्टार्ट करती हूँ, या तो फिर निबंध या फिर उपन्यास, क्योंकि बड़ी यूनिट उपन्यास वाली है, जो ज्यादा बड़ी है। और उपन्यासों का काफी कुछ पात्र वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, हमें स्टोरीज भी देखनी पड़ेगी, और ज्यादातर उपन्यासों में हमें दिक्कत आती है। उपन्यासों में डेट्स भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना, ठीक है। तो उसके लिए भी, वो तो हम ट्रिक्स के साथ बाद में पढ़ लेंगे। जो उपन्यास की ट्रिक्स हैं उनको, उन ट्रिक्स के साथ बाद में देख लेंगे उसको, है ना। मतलब जब हम रिवीजन करेंगे। और अभी फिलहाल जो हमारे पास है हम उसको पढ़ लेते हैं।
ठीक रहेगा। और 10th यूनिट जो है इसमें आपको मतलब जिसने नहीं पढ़ा है ना, दो कहानियां मैंने आपको पढ़ा दी है, भोला राम का जीव और जामुन का पेड़, ठीक है। बाकी टेक्स्ट आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि मैं बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट क्लास में नहीं रख सकती हूँ। तो दो छोटी छोटी कहानियां थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, जितना कि क्लास में संभव है कि मैं करवा पाऊँ आपको। बाकी जो बड़े बड़ा टेक्स्ट है वो आपको खुद से पढ़ना है। और अभी आपके पास ये महीना है, जितना आप इसमें पढ़ सकते हो पढ़ लो। लास्ट में नवंबर में हम पूरा रिवीजन करेंगे। हाँ ठीक है, आप चले जाओ, जिसने क्लास में जाना है चले जाओ, ठीक है। नवंबर में हम रिवीजन करेंगे और पूरा मतलब हमारा वो रिवीजन वाला शेड्यूल पूरा रहेगा 1 महीने तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। 6 के बाद जब भी आपका एग्जाम होगा उसके बाद देखेंगे। तो उसके बाद फिर न्यू बैच जब स्टार्ट होगा, तो तब तक एक जितना भी मतलब आपके पास टाइम रहेगा उसमें हम 1 महीना पूरा प्रैक्टिस पे लगाएंगे, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के लिए। तो उसके लिए भी तैयारी करें। तो तैयारी तभी होगी जब आप अभी पढ़ोगे। अभी जितना क्लास में पढ़ाते हो उसको अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करो, साथ साथ में नोट्स बनाओ, तब आपको फायदा है बाद में, है ना। तभी बाद में आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अपना ध्यान से पढ़ाई करो। अभी जैसे मैं क्लास में करवा रही हूँ, साथ साथ में नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो। रिवीजन भी करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। बाकी जो मेन मेन चीजें हैं वो ट्रिक्स के साथ और याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जब क्लास में। तो चलो चलते हैं फिर, अभी आपको जाना है दूसरी क्लास में, बाकी बच्चे चले गए हैं। तो मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह जल्दी आ जाना क्लास में, कल हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, जो 10th यूनिट है जो मैंने आज पढ़ाई है, ये मैंने आपको पहले ही कल ही इसके नोट्स अपलोड कर दिए हुए हैं। तो आप अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, अगली यूनिट के फिर बाद में डाल दूंगी। ठीक है, सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।